दोस्तों नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग मधुबनी चित्रकला के विषय में पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसका परिचय और महत्व पढ़ें कि क्या है। तो मधुबनी चित्रकला बिहार में कला एवं संस्कृति की परंपरा में अग्रिम पंक्ति में स्थान रखती है। यह आधुनिक काल की कला है। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी कलाएं पढ़ी, या मौर्य कला हो, पाल कला हो, पटना कलम शैली हो, ठीक है, तो उसमें उन सभी में जो सब वर्तमान में जो प्रचलित है और काफ़ी विकास विकासोन्मुख है, तो ये है मधुबनी चित्रकला। ठीक है। तो आए दिन हम लोग देखते हैं, अखबारों में पढ़ते सुनते हैं कि मधुबनी चित्रकला के कलाकारों के विषय में, चित्रकारी के विषय में। तो ये है, तो ये क्या है कि यह आधुनिक काल की कला है। योगदान की बात करें तो मधुबनी चित्रकला ने न सिर्फ बिहार की वर्षों पुरानी कला को निरंतरता एवं विस्तार दिया, बल्कि इसने बिहार की पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कराई है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान में क्या है कि जापान जैसे देश में भी मधुबनी पेंटिंग को पहचान मिली है और वहाँ इसका जो म्यूजियम है वो खोला गया है। ठीक है। और अभी हाल ही में एक रिसेंटली घटना नहीं बोले, मैंने ये एक हम लोगों ने देखा कि जो निर्मला सीतारमन जी हैं, ठीक है, उनको एक साड़ी प्रदान की दी गई थी कलाकार के द्वारा। ठीक है। मधुबनी, उस पर मधुबनी चित्रकारी की गई थी। ठीक है। तो ये आपको जानकर गौरवान्वित महसूस होगा, ठीक है, कि मधुबनी चित्रकारी जो है वो किस प्रकार से प्रसिद्ध होती जा रही है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर। ठीक है। तो क्या है कि जापान जैसे देश में भी मधुबनी पेंटिंग को पहचान मिली है और वहाँ इसका म्यूजियम खोला गया है। अब हम लोग देखते हैं उत्पत्ति और क्षेत्र के विषय में। तो उत्पत्ति का निर्धारण जो है वो क्या है, तो मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत कब हुई, इसका सही निर्धारण अभी तक नहीं किया जा सका है। ठीक है। तो मधुबनी चित्रकारी के उद्भव के विषय में अगर बात की जाए तो इसके बारे में किसी प्रकार से ज्ञात जो है वो इतिहास नहीं प्राप्त होता है। हाँ, लेकिन पहला साक्ष्य जो मिला है वो विद्यापति की जो कीर्ति पताका है, वहाँ से प्राप्त हुआ। विद्यापति जी की रचना है कीर्ति पताका, वहाँ से प्राप्त होता है। और हम क्षेत्र की बात कर ले तो यह कला मिथिला के निम्नलिखित जिलों के समस्त लोक जीवन की कला है। उसमें मधुबनी हो, दरभंगा हो, सहरसा हो, मधेपुरा हो, सुपौल हो, ठीक है, सुपौल, उसका पूर्णिया, सीतामढ़ी। आज अभी सीतामढ़ी में भी कुछ जो है काफ़ी प्रसिद्ध होती जा रही है यह कलाएं। ठीक है। चूँकि आधुनिक समय की कला है और सीतामढ़ी चूँकि मिथिला का ही भाग है, तो इसलिए यह कला यहाँ भी लगभग अब आती जा रही है। मधुबनी चित्रकला की विशेषताओं के बारे में देखें, जो कि किसी भी परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछी जाती है विशेषताओं के बारे में ही, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो आखिर मधुबनी चित्रकला की विशेषता क्या है, तो यह चित्रकला कई खास विशेषताओं के कारण अद्वितीय है। ठीक है। तो किस प्रकार से अद्वितीय है वो देखते हैं। जैसे माध्यम, तो पहले चित्र मुख्यतः दीवारों पर, पर्व त्योहारों पर बनाए जाते थे। हम लोगों ने भी देखा है, जो कि मैं भी मिथिला क्षेत्र से ताल्लुक़ रखता हूँ, सीतामढ़ी से हूँ। ठीक है। तो हमने देखा है कि जब किसी प्रकार के खास पर्व त्यौहार होते थे तो भित्ति चित्र बनाए जाते थे। ठीक है। हालांकि वो प्रॉपर मधुबनी पेंटिंग की तरह नहीं होती थी, लेकिन भित्ति पर बनाए जाते थे। लेकिन हाल के दिनों में क्या है, तो दीवारों पर बनाए जाते थे। मधुबनी और जो दरभंगा जो खासकर जो मधुबनी चित्रकला का जो कोर एरिया है, वहाँ पर ऐसे दीवारों पर बनाए जाते थे। ठीक है। तो इसमें क्या है कि पहले दीवारों पर बनाए जाते थे पर्व त्यौहार के टाइम में, जैसे छठ पूजा हो गया, नागपंचमी हो गया, उसमें आप दीवार पर देखते होइएगा। जो लोग बिहार से संबंध रखते हैं, खासकर गांव से, उनको पता होगा। लेकिन हाल के दिनों में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कपड़े और कागज़ पर भी चित्रांकन की प्रवृत्ति बढ़ी है। कलाकार में देखें तो यह मुख्य रूप से महिला आधारित चित्रकला है। अभी तक हम लोगों ने पटना कलम के बारे में पढ़ा, उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि यह पुरुष प्रधान कला है, चित्रकला। ठीक है। लेकिन ये जो माफ़ कीजिए, मिथिला पेंटिंग है या मधुबनी चित्रकला है, वो महिला आधारित चित्रकला है। ठीक है। हालांकि वर्तमान में कुछ पुरुष चित्रकारों ने भी इस क्षेत्र में अपना नाम अर्जित किया है।
ठीक है। तो विशेषता में देखें तो क्या है, माध्यम में हम लोगों ने देखा, कलाकार देखा। रंगों के प्रयोग की बात कर ली जाए तो इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, आर्टिफिशियल कलर इसमें नहीं होते, ये खास विशेषता है इसकी। ठीक है। और अभी हम लोगों ने पटना कलम के बारे में पढ़ा है कि किस प्रकार से प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता था। तो मधुबनी चित्रकला में भी आर्टिफिशियल कलर जो है वो नहीं होते हैं, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे कि लाल रंग अगर प्राप्त करने हो तो कुसुम के फूल से जो है वो बनाए जाते हैं। काला रंग अगर करना हो तो काजल से निकाला जाता है। हाँ, रंगों का समायोजन पीला रंग धरती को, उजला रंग पानी को और नीला रंग आकाश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। रंगों का समायोजन में देखें कि आखिर विभिन्न रंग जो होते थे वो विभिन्न रंग होते हैं, वो विभिन्न रंग किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो पीला रंग जो है वो धरती को प्रदर्शित करते हैं, उजला रंग जो है पानी को और नीला रंग जो है वो आकाश को प्रदर्शित करते हैं। तो ये रंगों की बात हुई। ठीक है। अब चित्रण उपकरण की बात कर ले। ठीक है, कि आखिर चित्रांकन जो है वो किस से किया जाता था। जैसे ब्रश हुआ तो यहाँ पर कैसे होता है, तो चित्र या तो उंगलियों से बनाए जाते हैं या फिर बांस की कुच्ची से। ठीक है, बांस को आप कुच्ची देखिएगा तो बांस की जो टहनियाँ होती है उसको काट करके, हम लोग कमची बोलते हैं उसको, बांस के जो है काट करके और उसका कुच्ची बना करके, हाँ, बांस को छील करके कलम की आकृति दे दी जाती थी। तो उसकी सहायता से जो है वो ये चित्रकारी होती है, ये मधुबनी पेंटिंग। ठीक है। रिक्त स्थान की अनुपस्थिति, ये बहुत सुंदर विशेषता है इसकी, कि जब भी मिथिला पेंटिंग होती है, मधुबनी पेंटिंग होती है, तो किसी भी प्रकार के इसमें कहीं भी छोड़ा नहीं जाता है। कहीं भी रिक्त स्थान चित्रांकन हो जाता है, चित्रांकन के पश्चात कहीं भी कोई जगह छोड़ा नहीं जाता है, उसमें रंग भरे ही जाते हैं। तो ये विशेषता है कि रिक्त स्थान नहीं होते इसमें, चित्रों के बीच कहीं भी रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर चित्रों के बीच रिक्त स्थान होगा तो उनमें कुछ नकारात्मकता आ जाएगी। ठीक है, ऐसी मान्यता है मधुबनी चित्रकारी करने वाले लोगों की या कलाकारों की। ठीक है, तो ये है। और भावनात्मकता की बात कर ली जाए तो यह चित्र जो है भावनात्मकता से पूर्ण होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा इमोशन देखने को मिलते हैं। ये जब आप मधुबनी चित्रकला को देखिएगा, ठीक है, तो उसमें आप देखने से स्पष्ट होगा कि भाव की काफ़ी प्रधानता होती है। ठीक है, संकेतों का प्रयोग, इनमें संकेतों का प्रयोग किया था। जैसे कि अभी हम लोगों ने रंग संकेतों को देखा, तो इस प्रकार से संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, मधुबनी चित्रकला की विशेषता को देखा। अब हम लोग देखते हैं विषय वस्तु को, कि आखिर मधुबनी चित्रकला में विषय वस्तु क्या होते हैं। तो देखिए, मधुबनी चित्रकला का विषय वस्तु मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जैसे एक तो लोक विषय और दूसरा है पौराणिक धार्मिक कथा। ठीक है, तो लोक विषय में जो लोक जनजीवन में होता है, आम जनजीवन की जो भी घटनाएं हैं, जो भी जैसे पर्व हो गया, त्यौहार हो गया, इस प्रकार से लोक विषय के चीज़ें जो है इसमें दर्शाई जाती है। दूसरा है पौराणिक धर्म कथा, जैसे कि रामायण और महाभारत जैसी कथाओं पर आधारित चित्र भी बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि मधुबनी चित्रकला की शैलियाँ। मधुबनी चित्रकला को मुख्य रूप से 3 शैलियों प्रकारों में बांटा गया है। तो कौन कौन सी शैली है? पहला भित्ति चित्र, जिसकी बात हम लोगों ने की कि सबसे पहले वॉल पेंटिंग ही होती थी, भित्ति चित्र। यह शैली दीवारों पर चित्रण से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित सजावटें शामिल हैं। जैसे गोसनी घर की सजावट, गोसाई घर। ठीक है, गोसाई घर की सजावट होती थी। गोसाई घर आप जानते होंगे, जहाँ पर भगवान या देवी जो है, देवी को रखा जाता है। जैसे हर घर में आप जब बनाते हैं तो आप देखते होइएगा कि एक घर जो होता है वो देवी देवता के लिए होता है। तो हम लोग उसको बिहार में गोसाई घर बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी सजावट करने के लिए जो है वो मधुबनी चित्रकला की ही सहायता ली जाती है। जो जिस स्थान को मिथिला क्षेत्र में खास करके ऐसा होता है, तो ये होता है। यह पूजा घर या ईश्वर के घर की सजावट होती है। इसमें धार्मिक महत्व के चित्र शामिल होते हैं, जैसे दुर्गा जी, राधा कृष्ण, सीताराम। ठीक है, तो ये गोसाई घर को सजाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद है कोहबर घर की सजावट।
कोहबर वह कमरा होता है जहां दूल्हा दुल्हन अपनी शादी के कार्यक्रम के दौरान पहली बार मिलते हैं। इसकी सजावट में मिथिला पेंटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें कामुक चित्र बनाए जाते हैं, जैसे रति और कामदेव के चित्र होते हैं। हाँ, पुरुष नारी के जनन अंगों का भी कोई बनाया जाता है। तो ये है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा है, तो गोसाई घर की सजावट होती है मिथिला चित्रकारी में, खास करके वॉल पेंटिंग के रूप में। और फिर कोहबर घर की सजावट होती है। कोहबर घर का कोनी है, ठीक है, कोहबर घर के चारों कोनों की सजावट महत्वपूर्ण होती है। इन कोनों में यक्षिणी के चित्र और प्राकृतिक पेड़ पौधे भी बनाए जाते हैं। तो ये है प्रतीक एवं संकेतों को देखे भित्ति चित्र में, तो मछली जो है, मछली का चित्र बनाता है, वो कामोत्तेजित प्रवृत्ति या समृद्धि का प्रतीक होता है। उसके बाद है सिंह, शक्ति का प्रतीक माना जाता है। सूर्य चंद्र जो है वो जीवन का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है कि भित्ति चित्र के बारे में बताए गए हैं। अब दूसरा है अरिपन। ये अरिपन क्या होता है, तो अरिपन वे चित्र हैं जो कोई फेस्टिवल या त्यौहार आने पर आंगन या चौखट पर बनाए जाते हैं। ठीक है, यह 18 पुराणों पर आधारित है। आपने देखा होगा जो देश के अन्य हिस्सों में, या वैसे तो बिहार में ज़रूरी नहीं है कि मिथिला क्षेत्र में केवल रंगोली आप देखते होंगे। ठीक है, जैसे दीपावली के टाइम में लोग बनाते हैं, दीपावली या छठ पूजा के समय में जो बनाते हैं आंगन घर में चौखट पर। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो अरिपन वे चित्र हैं, ठीक है, जब आंगन में चौखट पर जो बनाया जाता है वो अरिपन कहलाते हैं। तो क्या है कि 18 पुराणों पर आधारित है। सामग्री की बात करें तो इसमें चावल के पानी और रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह विभिन्न पर्व त्यौहार जैसे चौड़चन हो गया, छठ पूजा हो गया, उन सभी के अवसर पर बनाते हैं। आप देखते होंगे कि छठ पूजा में जब साँझ अर्घ हो जाता है, साँझ अर्घ जाने के बाद जो है डाला जगाते हैं लोग, जो आप सुने होइएगा, बिहार के जो लोग हैं वो जानते होंगे कि डाला जगता है। तो वहाँ वो पिठार बोलते हैं, चाउर का जो है, चाउर और पानी मिला करके जो है सिलौटी पर पीस करके वो बना करके, हाँ, उससे जो मैंने नीचे पर जो है वो अरिपन करते हैं और उसी पर जो है डाला रखा जाता है। तो ये चीज़ें हैं। खैर चौड़चन में भी ऐसा होता है, आप देखते होंगे चौड़चन में भी ऐसे ही होता है। तो यह विभिन्न पर्व त्यौहार चौड़चन और छठ पूजा में बनाया जाता है। चित्रों की 5 श्रेणियां देखें तो मनुष्य, पशु पक्षी, फूल फल पेड़, तांत्रिक प्रतीक, देवी देवता, स्वास्तिक और दीप के चित्र, ठीक है, ये सभी अरिपन के रूप में बनाए जाते हैं। अब देखिए, अब पटित्र, यह संकेतों के चित्र होते हैं। इसमें चित्रों के शारीरिक सौंदर्य को नहीं दिखाया था, बल्कि उसके गुण, व्यवसाय और दार्शनिक पक्ष को सूक्ष्मता से जो है दर्शाए जाते हैं। तो ये पटित्र के रूप में भी आजकल मधुबनी चित्रकला दिखाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रमुख चित्रकार एवं अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। प्रमुख चित्रकार में देखें तो पद्मश्री श्री सिया देवी, कौशल्या देवी, महासुंदरी देवी, हाँ, इन चित्रकारों ने न सिर्फ बिहार और मिथिला का बल्कि भारत का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बढ़ाया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान की बात करें तो 1942 में लंदन आर्ट गैलरी में पहली बार मधुबनी पेंटिंग को लगाया गया था। 1967 में नई दिल्ली में पेंटिंग प्रदर्शनी में लगाया गया। जापान की तोकामाची सिटी में मिथिला पेंटिंग का एक म्यूजियम जो है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, वर्तमान स्थिति देखिए, यह कला वर्तमान में व्यावसायिक स्वरूप ले चुकी है और विदेशों में इसकी काफ़ी डिमांड है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि काफ़ी मिथिला के क्षेत्र में काफ़ी फलती फूलती जो यह चित्रकारी की विधा है, ठीक है, मधुबनी चित्रकला, तो हम लोगों ने इसे देखा। यह चूँकि परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो अभी तक ज़्यादा पूछा नहीं गया है बीपीएससी मेंस के पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर में, लेकिन अगर मान लेते हैं कि कहीं तुलना करनी हो या कि अगर सीधे अगर तौर पर पूछा जाए कि बिहार के विभिन्न कलाओं का परिचय दे, तो वहाँ पर जो है आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, और वैसे भी अगर आप बिहार से संबंध रखते हैं तो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि मंजूषा कला पर आधारित है। तब तक के लिए धन्यवाद।